प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल ओवी इंग्लिश पर आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ बेसिक जो टर्म्स है उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनमें कई प्रकार के जो टर्म्स है उनका हम यहाँ पर आज की क्लास में जिक्र करेंगे। जिनमें से कुछ हैं जो मैं आपको बता दूं, जैसे कि अल्फाबेट। क्या है अल्फाबेट का जिक्र हम इस क्लास में करेंगे। इसके बाद में जैसे वर्ड्स है, वर्ड का जिक्र हम यहाँ करेंगे। सेंटेंस है, इस सेंटेंस के भी वैसे दो पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, जैसे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट का भी हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। उसके बाद में जैसे सेंटेंस के टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो इसमें जैसे सिंपल सेंटेंस है। क्या है? सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और मैस्कुलिनिस सेंटेंस है। इसका भी जिक्र हम करेंगे आज की क्लास में। उसके बाद में जैसे सेंटेंस के अन्य जो फर्दर डिवीजन है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। उसका भी जिक्र इस जो बेसिक टर्म्स वाली जो क्लास है इसमें हम उनका भी जिक्र करेंगे। इसके बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो टेंसीज को भी पढ़ेंगे। उसके बाद में जैसे सीक्वेंस ऑफ टेंस, तो उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और जैसे सफिक्स, क्या है? सफिक्सेस हुआ या फिर परफिक्स हुआ, उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। वोवल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। और जो अन्य जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो टर्म्स है उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम यहाँ बेसिक पढ़ने के लिए हैं। क्या है? बेसिक पढ़ने के लिए हैं। और हम जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम इंग्लिश को ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि ये क्या हो, एक लैंग्वेज हो। क्या हो? लैंग्वेज के तौर पर हम इसको ट्रीट करेंगे, न कि इसको एक सब्जेक्ट के रूप में, न कि इसको सब्जेक्ट के रूप में। तो हम इसको सब्जेक्ट के रूप में लेकर इसका कोई बर्डन नहीं लेंगे अपने सर पर, केवल इसे एक लैंग्वेज के तौर पर पढ़ेंगे। तो आइए मेरे साथ। और आज का जो बेसिक जो टर्म्स है वो सबसे पहले अपन लेते हैं अल्फाबेट। क्या पढ़ेंगे? अल्फाबेट। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं, उसके बाद में अल्फाबेट पढ़ेंगे आज की क्लास में हम। यानी हमारा जो आज का जो बेसिक टर्म्स है वो क्या है? अल्फाबेट। क्या है? अल्फाबेट। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि अल्फाबेट क्या होता है और अल्फाबेट कितने होते हैं। अभी मैंने जैसे बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अल्फाबेट है वो अंग्रेजी में 26 होते हैं। तो किसी ने बताया कि अल्फाबेट वो 5 होते हैं। तो ये 5 वाली तो बात एकदम से ही खारिज है, जिसका कोई सेंस ही नहीं है। फिर बात आती है 26 वाली। बात तो ये भी गलत है कि अल्फाबेट इंग्लिश में 26 नहीं होते हैं। लेकिन ये 26 वाला तो टर्म ऐसे समझ में आ जाता है कि कुछ लेटर्स वगैरह ये होते हैं, लेकिन बात तो ये 26 वाली भी गलत है। तो अल्फाबेट है वो वैसे होता क्या है और कितने होते हैं इंग्लिश में अल्फाबेट। सबसे पहले देख लेते हैं अपन अल्फाबेट किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी है अल्फाबेट की। वो क्या है? अ सेट ऑफ लेटर्स इन फिक्स्ड ऑर्डर। क्या है? एक सेट है। क्या है? एक सेट है जो फिक्स्ड ऑर्डर में एक लगातार जो कोई एक श्रृंखला होती है उस तरीके से एक फिक्स्ड ऑर्डर में है। ऐसा नहीं है कि ये पहले है वो बाद में है, एक फिक्स्ड ऑर्डर में है। That you use when you are writing a language, जिसे आप क्या करते हो, जो लैंग्वेज है उसको लिखने के काम में लेते हो। किसको? अल्फाबेट को। There are 26 letters in the English alphabet, यानी जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें कितने लेटर हैं? 26 लेटर्स है। क्या है?
26 लेटर्स हैं। तो ये जो 26 जो बात यहाँ पर चली थी वो क्या थी, वो लेटर्स की थी। तो 26 इंग्लिश में क्या होते हैं, लेटर्स, न कि अल्फाबेट। तो अल्फाबेट क्या होता है, अल्फाबेट का यदि हिंदी रूपांतरण करें तो अल्फाबेट को हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं, वर्णमाला। अब यदि इसको तोड़ा जाए बीच में से, तो एक तो हो गया यहां पर वर्ण प्लस माला, क्या है, माला। अब माला की यदि बात करें तो माला जैसे एक माला की बात करें तो एक माला है, वो एक माला में जैसे मैं बोल दूं कि आपको कि एक फूल से माला बनती है, तो निश्चित रूप से आप यही कहोगे कि नहीं, एक माला से, एक फूल से माला नहीं बन सकती। मैं बोलूं कि 5 फूलों से एक माला बन सकती है, तो भी आपका जवाब निश्चित रूप से ना में ही होगा कि 5 फूलों से माला नहीं बन सकती। यहाँ यदि फूलों की जगह यदि अपन लेटर्स का यूज करें तो बेटर रहेगा समझने के लिए। यदि मैं आपसे कहूं कि 26 लेटर्स, 26 लेटर्स या 26 जो फ्लावर्स हैं, फूल हैं, उनसे एक माला या एक गार्लेंड बनाई जाए तो बन सकती है क्या? तो आपका जवाब होगा निश्चित रूप से कि हाँ, 26 फूलों से या 26 लेटर से एक गार्लेंड, एक अल्फाबेट बन सकती है। तो क्या समझे इस बात से कि 26 फूलों से एक माला बन सकती है। ये 26 फूल अपने क्या है, 26 लेटर्स है। क्या है, 26 लेटर्स है। तो 26 लेटर्स से मिलकर क्या बनी है, एक अल्फाबेट बनी है। क्या बनी है, एक अल्फाबेट बनी है। और हमारी जो अल्फाबेट है इंग्लिश में वो कितनी है, इंग्लिश में अल्फाबेट है वो कितनी है, एक है। कितनी है, एक है। इंग्लिश में अल्फाबेट कितनी है, एक है। जो बात इंग्लिश में 26 क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, जिन्हें हम कैपिटल लेटर, क्या, जिन्हें हम कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स, थोड़ा सा मैं इरेज करता हूं यहां पर। बेसिकली इनमें देखा जाए तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स में क्या अंतर है या क्या डिफरेंसेस है, वो होती है। जैसे कैपिटल लेटर की बात करें तो ये इस तरीके की बनावट होती है, ए बी सी, यहां पर चलकर ये वाई और जेड पर एंडिंग हो जाती है। इसी तरीके से स्मॉल लेटर्स हैं, उनकी भी बनावट क्या होती है, ऐसे होती है, ए बी सी, इस तरीके से चलते हुए वाई और जेड। अब आपके सामने दोनों लिखे हुए हैं, कैपिटल लेटर्स भी लिखे हुए हैं और स्मॉल लेटर्स भी लिखे हुए हैं। इन दोनों में क्या अंतर है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, इन दोनों की ही साउंड है वो क्या है, सेम। इनकी साउंड क्या है, सेम है। यानी इनका उच्चारण करते हैं हम, इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वो क्या होता है, सेम होता है। लेकिन इनकी जो बनावट है वो क्या है, डिफरेंस है। ये देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा है और ये इसकी बनावट है। ये यदि अपन जो 4 लाइनों की कॉपी होती है उसमें अपन लिखते हैं तो वाई है वो ऊपर की जो लाइनों में आती है और कैपिटल लेटर में, और जो स्मॉल लेटर्स हैं उनकी नीचे जाती है। और इनकी जो बनावट है, इनकी आकृति है वो क्या है, दोनों की भिन्न है, लेकिन इनकी जो साउंड है वो क्या है, सेम है। और दूसरी बात वो है कि कैपिटल लेटर का यूज हम कहां करते हैं और स्मॉल लेटर का यूज हम कहां करते हैं, ये हमें शुद्ध अंग्रेजी लिखने के काम में आती है। कहां पर आती है, शुद्ध अंग्रेजी लिखने के लिए जब हम इनका प्रयोग करते हैं तब हमारे ये दोनों चीजें ज्यादा काम में आती है। अब हम यदि बात करें इसकी जो फर्दर डिवीजन है, जैसे अल्फाबेट हमने ले लिया कि ये 26 होते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो इन लेटर्स, थोड़ा सा मैं रीड करता हूं, पढ़ेंगे हम अल्फाबेट। पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे किसको, वर्ड को। दूसरा जो हमारा जो टर्म्स है वो क्या रहने वाला है, पहला जो हमने पढ़ा वो अल्फाबेट था और दूसरा जो टर्म्स है वो क्या है, वर्ड है। वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड लेटर्स को आपस में मिलाकर लिखने से, लेटर्स को क्या है, आपस में मिलाकर लिखने से उनका कोई अर्थ निकलता है। क्या हो, यानी लेटर्स को मिलाकर लिखेंगे। पहले हमने पढ़ा था कि ये ए बी सी डी, ये क्या है, लेटर्स है।
ये क्या है, लेटर्स हैं। अब हम पढ़ रहे हैं वर्ड, और वर्ड में क्या है, लेटर्स को आपस में मिलाकर लिखने से उनका कोई अर्थ निकलता है तो उसे क्या कहा जाता है, यानी क्या निकलना चाहिए, मीनिंग निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए, मीनिंग यदि निकलता है तो वो क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। यानी यहां पर क्या होना चाहिए, लेटर्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए, लेटर्स होने चाहिए, प्लस उनका मीनिंग निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए, मीनिंग। तो मीनिंग निकलता है तो वो क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। एक वर्ड को बनाने के लिए कम से कम एक स्वर और एक व्यंजन होना आवश्यक है। यानी एक वर्ड को बनाने के लिए क्या, एक वर्ड को बनाने के लिए कम से कम एक वावल होना चाहिए और एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। यानी ये दोनों चीजें मस्त है कि वोवल हो और कॉन्सोनेंट हो, तब जाके क्या बनेगा, वर्ड बनेगा। प्लस और क्या होना चाहिए, मीनिंग निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए, मीनिंग निकलना चाहिए। दूसरी बात, यदि वोवल ना हो, यदि वोवल ना हो और क्या हो, वोवल की साउंड देने वाला कॉन्सोनेंट हो। वोवल ना हो और उसकी जगह क्या हो, उसकी साउंड देने वाला कॉन्सोनेंट हो और साथ में वह मीनिंग देता है तो वह क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। क्या समझे इस बात को। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे हमने कोई लेटर ले लिया, लेटर्स ले लिए COW। अब क्या है, एक पहली बात कि ये पास पास होने चाहिए, तो ये पास पास नहीं है तो इनका मीनिंग नहीं निकलेगा, तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा। क्या नहीं कहलाएगा, वर्ड नहीं कहलाएगा। दूसरी बात, जैसे हमने इसको इनको उल्टा लिख दिया WOC। अब क्या है, जो पहली बात जो पास पास वाली थी वो तो क्लियर है यहाँ पर कि ये सारे के सारे क्या है, पास पास है, लेकिन फिर भी क्या नहीं निकल रहा है, मीनिंग नहीं निकल रहा है। दूसरी बात होगी तो भी ये वर्ड नहीं है। पहली बात पास पास होनी चाहिए, ये पास पास नहीं थे तो ये वर्ड नहीं है। यहाँ पर पास पास है लेकिन यहाँ पर क्या नहीं निकल रहा है, मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो भी ये क्या नहीं है, वर्ड नहीं है। अब इनको थोड़ा सा चेंज कर लिखते हैं COW। अब इनको पास पास है, देखो यहाँ पर पास पास नहीं थे, यहाँ पर पास पास है। यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है क्या, COW क्या होता है, काऊ। क्या होता है, काऊ। ये मीनिंग निकल रहा है, काऊ मीन्स क्या होता है, गाय। यहाँ पर दोनों चीजें सोल्व हो गई हमारी। यहाँ पास पास नहीं था, यहाँ पर मीनिंग नहीं था, तो यहाँ पर पास पास भी है, मीनिंग भी है, तो ये क्या हो गया, एक वर्ड हो गया। तो क्या समझे आप कि लेटर्स को पास पास लिखने से प्लस उनका मीनिंग निकलता है तो वो क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। दूसरी बात, एक वर्ड को बनाने के लिए कम से कम एक वोवल होना चाहिए, एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए, प्लस उनका मीनिंग निकलना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। एक वर्ड को बनाने के लिए कम से कम उसमें एक वोवल और कॉन्सोनेंट वाली बात हो गई। यदि वोवल नहीं है तो वोवल की साउंड वाला क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। यदि ये बातें सारी होती है तो वो क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। अब हम थोड़ा सा वर्ड से आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टर्म्स होगा वो क्या होगा, सेंटेंस। तो हमारा तीसरा जो टर्म्स है वो क्या पढ़ेंगे, हम सेंटेंस पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर लेता हूं। पढ़ा था आप सबसे पहले अल्फाबेट, अल्फाबेट के बाद हमने वर्ड्स को पढ़ा था। वर्ड्स में क्या था कि पास पास लिखना होता है लेटर्स को, तो लेटर्स को लिखते हैं तो क्या बनता है, वर्ड्स बनता है। अब उससे आगे अपन पढ़ रहे हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस में क्या होता है, दो या दो से अधिक वर्ड्स को, वहां पर क्या था, लेटर्स, और यहां पर क्या है, दो या दो से अधिक वर्ड्स को पास पास लिखने से बनने वाला शब्द समूह है। क्या है, पहले क्या था, लेटर्स, अब क्या है, वर्ड का जो समूह है। क्या है, दो या दो से अधिक जो वर्ड्स है इनका यदि कोई ग्रुप है, इनका क्या है, कोई ग्रुप है, कोई समूह है, इनको यदि हम पास पास लिखते हैं और उसका कोई मीनिंग निकलता है तो वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। जैसे हमने वहां पर लिखा था काऊ, और यहां पर लिखते हैं हम जैसे काऊ is an animal। यहां पर लिख दिया मैंने, काउ इज एन एनिमल। अब ये एक शब्दों का क्या हो गया, समूह हो गया।
प्लस यहाँ पर इनका कोई मीनिंग निकलता है क्या? हाँ बिल्कुल मीनिंग निकलता है कि काऊ क्या है, एक जानवर है। गाय क्या है? गाय एक जानवर है, तो इसका मीनिंग भी निकलता है। तो सेंटेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि शब्दों का ऐसा समूह है जो पास पास लिखा हुआ होता है और उनका कोई मीनिंग निकलता है, तो वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। तो वो बातें इस सेंटेंस में पूरी है, तो ये क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। वैसे सेंटेंस की बात की जाए तो सेंटेंस का कई प्रकार से एनालिसिस किया जा सकता है। किस कई प्रकार से एनालिसिस किया जा सकता है? टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। यदि टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो हम यहां पर पढ़ सकते हैं सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और मिसलेनियस सेंटेंस, मिक्स सेंटेंस है, उनके बारे में भी पढ़ सकते हैं। या फिर अपन जैसे एक दूसरा जो डिवीजन है सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वो भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ केवल बेसिक पढ़ने के लिए हैं, तो सेंटेंस के जो बेसिक जो पार्ट्स हैं, सेंटेंस के जो बेसिक जो पार्ट्स होते हैं, बेसिक जो पार्ट्स होते हैं वो क्या है? वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्या है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो अगला जो हमारा टर्म्स रहेगा वो क्या रहेगा? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो हम शुरू करते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अगला जो हमारा टर्म्स रहेगा चौथा, वो पढ़ेंगे हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब हमारा जो अगला जो टर्म्स है वो क्या है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये एक सेंटेंस के ही क्या है? पार्ट्स है। इससे पहले हमने पढ़ा था जैसे अल्फाबेट है, वर्ड्स है और सेंटेंस है। उसके बाद में हम सेंटेंस के जो पार्ट है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है? वह भाग जो उस व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख करे। कौन सा भाग? वह भाग जो उस व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख करे जिसके विषय में हम कुछ कहें। यानी क्या है? वह भाग जो उस व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख करे जिसके विषय में हम कुछ कहें, उसे वाक्य का उद्देश्य सब्जेक्ट कहते हैं। इसी तरीके से प्रेडिकेट है, तो प्रेडिकेट किसे कहते हैं? वह भाग जो उद्देश्य के विषय में कुछ बताए, उसे वाक्य का विधेय प्रेडिकेट कहते हैं। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, उसके बाद में बेटर समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, जयपुर is the capital of राजस्थान। क्या है? जयपुर क्या है? राजस्थान की राजधानी है। तो इसमें दो पार्ट बना दिए मैंने पहले से ही। एक तो ये जयपुर वाला बना दिया और एक जो पार्ट है ये बना दिया। कौन सा? इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, जिसमें जयपुर को यहाँ पर दर्शा दिया मैंने पहले से ही कि ये सब्जेक्ट है और इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान ये क्या है? प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर देखिए अपनी परिभाषा से इसे समझना चाहेंगे, वह भाग जो उस व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख करे जिसके विषय में हम कुछ कहें। तो ये वह भाग है जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा गया है। इसके विषय में तो कहा गया कि जयपुर क्या है? राजस्थान की राजधानी है। तो ये क्या हो गया? हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। दूसरी बात, वह भाग जो उद्देश्य के विषय में कुछ बताए, यानी वह भाग जो इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएगा हमें, तो वो क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। तो ये हमारा सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के विषय में ये जो पार्ट है वो कुछ बता रहा है कि ये जयपुर क्या है? राजस्थान की राजधानी है। तो ये हमारा जो पार्ट है वो क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। दूसरा, यदि हम एग्जाम्पल लेना चाहें, जैसे मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लूं, he has a good memory। चलो, he has a good memory। यहां पर देखिए he क्या इस सेंटेंस का
सब्जेक्ट होगा। क्यों? किसके पास? ही हैज ए गुड मेमोरी। इसके बारे में कहा गया है कि इसके पास क्या है? अच्छी मेमोरी है। तो इस सब्जेक्ट के बारे में कहा गया, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और क्या कहा गया है? वो क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि एक जो पार्ट होता है सब्जेक्ट, वो जिसे उद्देश्य कहा जाता है, उसके बारे में कुछ कहा जाएगा। और क्या कहा जाएगा? वो तो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। और कहा जाएगा जिसके बारे में, वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात आप यहां देख रहे हो, यहां पर जयपुर था और यहां पर ही है, तो एक वर्ड के ही सब्जेक्ट होते हैं? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। सब्जेक्ट है वो अनलिमिटेड वर्ड्स का हो सकता है। जैसे ये क्या है? सब्जेक्ट ज्यादातर क्या होता है? नाउन फ्रेज होता है। क्या होता है? नाउन फ्रेज होता है। नाउन फ्रेज में क्या होता है? एक हेडवर्ड होता है, प्लस उसके साथ में पोस्ट मॉडिफायर होता है एक, और एक प्री मॉडिफायर होता है। तो ये मॉडिफायर है, ये अनलिमिटेड है, कितनी भी संख्या में हो सकता है यहाँ पर। जैसे मैं कहूं ए ब्यूटीफुल गर्ल, क्या कहूं? ब्यूटीफुल गर्ल is going to market। अब जो ये सेंटेंस है, इसके दो पार्ट करेंगे। तो एक तो ये पार्ट हो जाएगा यहां तक, गर्ल तक, ये अपना क्या हो गया? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। दूसरा जो पार्ट है वो इज गोइंग टू से लेकर मार्केट तक, यहां तक ये एक अपना सेंटेंस का क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। अब इसमें अपन देख क्या रहे थे? हम लोग ये देख रहे थे कि सब्जेक्ट है वो एक वर्ड का हो सकता है, प्लस एक वर्ड से अधिक का भी हो सकता है। क्योंकि ये क्या होता है? अमूमन नाउन फ्रेज होता है। क्या होता है? नाउन फ्रेज होता है। और नाउन फ्रेज में जो प्री मॉडिफायर है और पोस्ट मॉडिफायर है, वो क्या होता है? यहां पर ये जो एन लगा हुआ पर घात के रूप में, तो ये अनलिमिटेड है। क्या है? अनलिमिटेड है। यहां पर देखिए, ये अपना सब्जेक्ट है, जो नाउन फ्रेज है उसका हेडवर्ड है। क्या है? हेडवर्ड। और ब्यूटीफुल और ए है, ये दोनों क्या है? इसके प्री मॉडिफायर है। ये ब्यूटीफुल है जो एडजेक्टिव के रूप में है, और ये ए है, ये आर्टिकल के रूप में है। तो कहने का मतलब यही है कि आपका जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो एक वर्ड का न होकर कई शब्दों से मिलकर भी बना हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक वर्ड को ही यहाँ पर ये ले लिया कि ये गर्ल है वो सब्जेक्ट है, या फिर ए ब्यूटीफुल को ले लिया। नहीं, यहां तक जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। और इसके आगे का जो पार्ट है वो क्या है? प्रेडिकेट है। अब हम यहां तक पढ़ने के बाद अगला जो हमारा जो टर्म्स रहेगा वो क्या है? फ्रेज। अगला जो हमारा जो टर्म है वो क्या है? फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज बेसिकली एक वाक्यांश होता है। क्या होता है? वाक्यांश होता है, यानी शब्दों का समूह होता है। क्या होता है? शब्दों का समूह होता है, लेकिन अपना इसका कोई खुद का मीनिंग नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मीनिंग नहीं होता फ्रेज के पास, क्योंकि इसके पास खुद का ना ही तो सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, प्लस ना ही इसका कोई प्रेडिकेट होता है। क्या होता है? ना ही तो इसके पास सब्जेक्ट होता है और ना ही प्रेडिकेट होता है। और इसका फ्रेज का क्या होता है? कुछ मीनिंग होता है और पूर्ण मीनिंग नहीं होता। पूर्ण मीनिंग के लिए पूरे सेंटेंस पर इसे निर्भर रहना होता है। जैसे मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखूं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिख दिया कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसमें इन द ईस्ट ये जो पार्ट है इस सेंटेंस का, ये क्या है? फ्रेज है। ये क्या है? फ्रेज है। और इस फ्रेज का कुछ मीनिंग तो है, लेकिन पूर्ण मीनिंग नहीं है।
और मैं एक सेंटेंस लिखूं यहां पर, जैसे यहां पे लिख दिया मैंने, डोंट ट्राई दिस एट होम, एट होम। अब इस सेंटेंस में जो एट होम तक का जो पार्ट है, ये पार्ट क्या कहलाता है? ये फ्रेज कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। और इसका क्या है? घर पर। क्या अर्थ है इसका? घर पर। और इस पार्ट का क्या अर्थ है? इन द ईस्ट। क्या है? इन द ईस्ट, पूर्व में। क्या अर्थ है इसका? पूर्व में। तो ये जो मीनिंग है घर पर और पूर्व में, इनसे हमें पूरा मीनिंग नहीं मिल पाता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? वाक्यांश कहलाते हैं। यानी वाक्य का क्या होता है? भाग होता है और पूर्ण मीनिंग इसके पास नहीं होता है, क्योंकि इनके पास क्या नहीं होता है? एक तो सब्जेक्ट नहीं होता है, दूसरी बात इनके पास प्रेडिकेट नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद में जो टर्म्स है हमारा, वो क्या है? क्लॉज। क्या है? क्लॉज। क्लॉज और फ्रेज में बेसिकली क्या अंतर होता है? क्लॉज और फ्रेज में अंतर केवल इतना ही होता है कि फ्रेज के पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये दोनों ही चीजें नहीं होती हैं, प्लस पूर्ण मीनिंग नहीं होता है। अपने पूर्ण मीनिंग के लिए कहां पर निर्भर करती है? ये सेंटेंस पर निर्भर करती है। यही बात यहां पर क्लोज पर लागू होती है। क्लोज के पास क्या है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही चीजें हैं। क्या है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों ही चीजें हैं, लेकिन पूर्ण मीनिंग के लिए क्या है? पूर्ण मीनिंग के लिए इसे भी कहां पर निर्भर रहना पड़ता है? दूसरे क्लोज पर इसे निर्भर रहना पड़ता है। इसके पास भी क्या नहीं है? पूर्ण मीनिंग नहीं है। आई नो द मैन हु स्टॉल योर पर्स। योर पर्स। अब देखिए, ये एक पूरा का पूरा क्या है? सेंटेंस। क्या है? पूरा का पूरा सेंटेंस है, जिसमें एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। यहां तक देखिए, आई नो द मैन, ये एक क्लोज हो गया और एक क्लोज ये हो गया, हु स्टॉल योर पर्स। अब इस क्लोज की बात करें तो आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं। पूर्ण मीनिंग इसके पास भी नहीं है। कौन से आदमी को जानता? आपको यदि कोई बोले कि आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं, तो आप पूछोगे कि कौन से आदमी को? इस पर दोबारा से आप क्या करोगे? क्वेश्चन करोगे। इसका मतलब इसके पास भी क्या नहीं है? पूर्ण मीनिंग नहीं है। और इसके पास खुद का क्या? सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। इसी तरीके से इस सेंटेंस पर जाएं तो इसके पास खुद का सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, लेकिन मीनिंग इसके पास भी नहीं है। हु स्टोल योर पर्स, जिसने तुम्हारा पर्स चुराया। किसने चुराया था? इसके पास भी क्या नहीं है? मीनिंग है नहीं। तो इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मीनिंग मिल जाएगा। यानी कि क्लोज के पास खुद का सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होते हुए भी क्या नहीं है? मीनिंग नहीं है, पूर्ण मीनिंग नहीं है। मीनिंग तो है लेकिन पूर्ण मीनिंग नहीं है। आई नो द मैन हु स्टोल योर पर्स, मैं उस आदमी को जानता हूं जिसने तुम्हारा पर्स चुराया। अब जाके दोनों क्लोज को मिलाकर पढ़ने से इनका क्या मिला है? पूर्ण मीनिंग मिला है। तो क्या समझे आप? फ्रेज के पास सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नहीं होता है, ना ही पूर्ण मीनिंग होता है। उसी तरीके से क्लोज के पास जाए तो क्लोज में क्या है? क्लोज के पास सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों है, लेकिन पूर्ण मीनिंग क्लोज के पास भी नहीं है। पूर्ण मीनिंग के लिए क्या किस पर निर्भर करता है? दूसरे क्लोज पर निर्भर रहता है। इस तरीके से हमने फ्रेज को देखा, क्लोज को देखा, वर्ड्स को देखा, सेंटेंस को देख लिया, अल्फाबेट देख लिया, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को देख लिया। इसके बाद में अपन इनको डिटेल्ड एनालिसिस जैसे जैसे
बढ़ेंगे अपन, एक एक को लेकर अपन जब पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसके बाद में जो हमारा अगला जो टर्म्स अगली क्लास में रहने वाला है, सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश के, उसमें हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगली जो क्लास है वहां पर हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन इन सब के बारे में वहां पर हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ ओवी इंग्लिश के साथ।